हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स। इस चैप्टर के आज हम पढ़ने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जल्दी से वो भी देख लेना, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हम अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपनी आज की ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। वैसे तो हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के कवर कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, मगर कुछ क्वेश्चन रह गए थे। उन कुछ क्वेश्चन को हम इसमें कवर कर देंगे इस पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दासप्रथा का अंत किस प्रकार हुआ? अब दासप्रथा क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। दासप्रथा जो है ये ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर लोगों को गुलाम बनाया जाता है, फिर उनसे फ्री में काम करवाया जाता है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। तो ये आपको पता चल गया। अब दासप्रथा क्या है, अब ये पढ़ देते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका अंत क्यों हो गया। जैसे यूरोप के लोग जब आए थे अमेरिका में, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे थे ज़बरदस्ती। और अमेरिका के लोगों को वो बिल्कुल भी पैसा भी नहीं दे रहे थे, बस खाली फ्री में ही काम करवा रहे थे। लोग जो थे बहुत ज़्यादा दुखी थे इस बात से, वो नहीं चाहते थे कि यूरोप के लोग जो हैं उनसे काम करवाएँ। और जो अमेरिका जो है, अमेरिका के पूरे भाग पे तो कब्जा नहीं करा था यूरोप के लोगों ने, कुछ ही भाग पर कब्जा करा था। अमेरिका का जो उत्तरी भाग जो था अमेरिका का, जैसे कि ये आपका अमेरिका मान लीजिए, इसका जो उत्तरी भाग है वहाँ पे ये कब्जा नहीं कर पाए थे यूरोप के लोग, क्योंकि जो उत्तरी भाग था वहाँ पे बिल्कुल भी बागान वगैरह नहीं थे। बागान से ही अंग्रेज़ों को लाभ मिलता। जब अंग्रेज़ों को लाभ नहीं मिल रहा था बागानों से, तो उन्होंने उत्तरी भाग पे कब्जा नहीं करा। तो उत्तरी भाग में अमेरिका के जो लोग रहते थे, उन्होंने देखा कि लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। वो लोगों के साथ खड़े हुए और उनके साथ लोगों को समझाया। जो लोग गुलाम नहीं थे उन्होंने गुलामों को समझाया कि आप जो यूरोप के लोगों के ख़िलाफ़ आंदोलन करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो जो लोग गुलाम नहीं थे, दास नहीं थे, उन्होंने दासों के साथ मिलकर अमेरिका के लोग यूरोप के लोगों के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया, उनके ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, जो लोग यूँ कह रहे थे कि दासप्रथा होनी चाहिए अंग्रेज़, उनके ख़िलाफ़ जब विद्रोह हुआ तो उनकी मूल निवासियों से लड़ाई हो गई, और एंड में जो मूल निवासी थे वो जीत गए उस लड़ाई के अंदर। इस प्रकार जैसे जब वो जीत गए तो दासप्रथा का अंत हो गया, लोग स्वतंत्र पूर्वक अपना जीवन जीने लग गए। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये है, ऑस्ट्रेलिया की गोरी सरकार ऑस्ट्रेलिया की भूमि को टेरा न्यूलियस क्यों कहती थी? जैसे कि हमें पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया था। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अंग्रेज़ों की सरकार चल रही थी। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की जगह पे कब्जा करते जा रहे थे यूरोप के लोग। तो जब मूल निवासियों ने कहा कि ये जगह हमारी है, यूरोप के लोग जो हैं इसे कब्जे में नहीं ले सकते, यानी कि यूरोप के लोग जो हैं वो अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन को कब्जे में नहीं ले सकते। तो जो यूरोप के लोगों की सरकार थी, उन्होंने कहा मूल निवासियों से कि ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है, ये किसी की भी ज़मीन नहीं है। टेरा न्यूक्लियस का अर्थ ही यही होता है कि ये ज़मीन किसी की भी नहीं है, किसी का भी इस पर अधिकार नहीं है। जो यूरोप के लोगों की जो सरकार थी वो मूल निवासियों को ये बताना चाहती थी कि इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और यूरोप की जो सरकार थी वो इसलिए ऐसा कर रही थी ताकि यूरोप के लोग जो आसानी से कब्जा कर सकें मूल निवासियों की ज़मीन पर। तो ये थी टेरा न्यूक्लियस की पूरी कहानी, जिसके अंदर जो यूरोप के लोग थे वो कब्जा करने चाहते थे ऑस्ट्रेलिया के लोगों की ज़मीनों पर। उपनिवेशीकरण को प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा था? यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उपनिवेशीकरण की प्रकृति में पाई जाने वाली विविधताओं के उदाहरण दीजिए। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही पता होना चाहिए कि उपनिवेशीकरण होता क्या है। ये जो उपनिवेशीकरण का मतलब होता है, ये ऐसी प्रथा होती है, ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर लोग दूसरे देशों में जाकर अपने व्यापार करना शुरू कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें।
तो अब हम पढ़ लेते हैं कि आखिर उपनिवेशीकरण क्यों करना चाहते थे यूरोप के लोग दूसरे देशों के अंदर। तो समझ लेते हैं क्या कारण थे उपनिवेशीकरण को फैलाने के। तो उपनिवेशीकरण जो था उसे फैलाने के यूरोप के लोगों के कई कारण थे, मगर उनमें से जो सबसे बड़ा जो कारण था वो था मुनाफा, यानी कि फ़ायदा। यूरोप के लोग जो है वो हर तरीके से ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से हमारा फ़ायदा हो जाए, चाहे किसी का शोषण हो या ना हो, बस वो अपने लाभ से मतलब रखते थे कि हमें कैसे भी करके फ़ायदा हो जाए हर चीज़ से। तो हर जगह पे अलग अलग कारण हमें देखने को मिले हैं उपनिवेशीकरण के। जैसे कि दक्षिण एशिया की बात कर लेते हैं। दक्षिण एशिया में जब यूरोप के लोग गए तो उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद सीधे अपना काम शुरू नहीं करा। वहाँ पे वो पहले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया, थोड़े बहुत लोगों को। फिर वहाँ पे अपनी व्यापारिक कंपनियाँ स्थापित करनी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ के जो शासक थे, राजा थे, दक्षिण एशिया के देशों के जो शासक थे, राजा थे, उनसे लड़ाई करनी शुरू कर दी यूरोप के लोगों ने, और वहाँ के शासकों को हरा दिया लड़ाई में। जब कई देशों के शासकों को हरा दिया यूरोप के देशों ने, तो यूरोप के देशों ने उन जगहों पर अपना कब्जा कर लिया और वहाँ पे अपने शासन चलाना शुरू कर दिया। जब यूरोप के देशों ने दक्षिण एशिया के कई सारे देशों को अपना गुलाम बना लिया, तो उन देशों में यूरोप के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए रेलों का निर्माण करना शुरू कर दिया, खाने खुदवाई ताकि सोना चांदी और कीमती चीज़ें जो उन्हें मिल सकें। उन्होंने बड़े बड़े बागान स्थापित करे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी उन देशों में जहाँ पर यूरोप के लोगों ने अपना कब्जा करा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को पहले पूरी तरीके से अपने कब्जे में नहीं लिया। पहले उन्होंने क्या करा, जो दक्षिण अफ्रीका का जो था उसे छोड़कर पूरे अफ्रीका में उन्होंने अपना कब्जा करते चले गए। अफ्रीका के जो बस खाली कोने कोने थे, समुद्र तट थे, वो उन समुद्र तट पे जाकर बसने लग गए यूरोप के लोग और वहाँ पे अपना व्यापार फैलाना शुरू कर दिया। और एंड में जाकर अफ्रीका में भी यूरोप के लोगों ने अपना कब्जा कर लिया और वहाँ पर भी अपना व्यापार करने लग गए। तो इस तरीके से आप कह सकते हो बिल्कुल सही तरीके से हर चीज़ में अपना लाभ कमाने के लिए ही उपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया था यूरोप के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूरोपीय व्यापारी उत्तर अमेरिका में सर्वप्रथम कब और कहाँ पहुँचे? वहाँ के स्थानीय लोगों के प्रति उनके व्यवहार तथा दृष्टिकोण की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। यानी कि ये यूरोप के जो व्यापारी थे वो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले किस जगह पर जाकर बसे थे और उन्होंने उनका व्यवहार कैसा था मूल निवासियों के साथ वहाँ के, ये सब आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें ये पता चलता है यूरोप के लोगों के बारे में कि वो सबसे पहले जो अमेरिका के अंदर पहुँचे थे, उत्तरी अमेरिका पर सबसे ज़्यादा पहले उन्होंने अपना कब्जा करा था। यूरोप के लोग जो थे 17वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका के तट पर जाकर बसने लग गए थे ताकि वहाँ से वो अपना व्यापार कर सकें। जो मेनली जो आए थे यूरोप के लोग उत्तरी अमेरिका में, वो इसलिए आए थे ताकि वो मछली का और रोएदार खाल का व्यापार कर सकें, क्योंकि ये सब चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी तरीके से यूरोप में नहीं कर सकते थे। वो अपने काम में वहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी से सहायता ले लेते थे कि आप हमारी सहायता करो, हम भी तुम्हारी किसी न किसी चीज़ में सहायता करेंगे, और मूल निवासी यूरोप के लोगों को सहायता भी कर देते थे। जो इस तरीके से दोनों के बीच में दोस्ती जैसा व्यवहार होता था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आसानी से चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा था। मूल निवासी यूरोप के लोगों की मदद करते थे और यूरोप के लोग मूल निवासियों की मदद करने लग गए थे कई सारे कामों के अंदर। जो स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग जो थे वहाँ के लोगों को कंबल दे देते थे और लोहे के बर्तन दे देते और बंदूक और शराब दे देते थे। यानी कि जो मूल निवासी तो अपने सामान देते थे, रोएदार खाल मछली वगैरह यूरोप के लोगों को, मगर यूरोप के लोग उन सब चीज़ों के बदले में मूल निवासियों को दे देते थे कंबल ताकि वो सर्दी से बच सकें, लोहे के बर्तन दे देते थे, उन्हें बंदूक दे देते और शराब दे देते थे। शराब से तो के बारे में तो पहले नहीं जानते थे मूल निवासी, मगर जब यूरोप के लोगों ने उन्हें शराब देनी शुरू कर दी तो वो इसके बारे में जान गए और शराब के बहुत बड़े आदी हो गए थे मूल निवासी, जिसकी वजह से मूल निवासी बहुत ज़्यादा नशे में रहने लग गए थे। मूल निवासियों से कई तरीके के उन यूरोप के लोगों ने धोखे से समझौते करवा लिए जिस टाइम मूल निवासी नशे में रहते थे। इससे यूरोप के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मूल निवासियों को नुकसान हुआ। यूरोप के लोग जो थे वो तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे। तंबाकू के बारे में जो मूल निवासी थे उन्होंने यूरोप के लोगों को बताया कि किस तरीके से तंबाकू का सेवन करा जाता है। जो यूरोप के लोग जो हैं वो किसी भी इंसान को सबे इस तरीके से मानते हैं। सबे का मतलब होता है पढ़ा लिखा, समझदार या फिर अक्लमंद।
तो यूरोप के लोग इस तरीके से पहचान करते थे सभ्य मनुष्य की। वो देखते थे कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा शहरीपन के आधार पर जी रहा है जीवन, यानी कि शहरों में जितने ज़्यादा लोग जीवन जी रहे होंगे वो इतने ज़्यादा सभ्य माने जाएंगे। वो ये देखते थे कौन कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कितना ज़्यादा धर्म अच्छा है उनका, किस तरीके से संगठित है धर्म के रूल कितने ज़्यादा बढ़िया हैं, किस तरीके से अपना जीवन जी रहा है पढ़े लिखे लोगों की तरह। जो लोग इंसान ये सारी क्वालिटी रखते थे उन्हें यूरोप के लोग मानते थे सभ्य, परंतु मूल निवासियों के अंदर इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं थी, कोई भी बात नहीं थी। इसलिए यूरोप के लोगों ने उन्हें कह दिया ये असभ्य हैं, ये कुछ भी नहीं जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल निवासियों के अधिकारों एवं हितों के लिए क्या क्या किया गया, अब उनकी क्या स्थिति है। यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण करा जा रहा था, तो उनके शोषण से बचाने के लिए मूल निवासियों को, ताकि मूल निवासियों का शोषण न किया जा सके, क्या क्या काम करे गए वो सब आपको बताने हैं। तो गाइस इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि जो अमेरिका के लोग थे उन्हें अधिकार देने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए कई तरीके के कानून लाए गए। मगर इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब 1920 का दशक चल रहा था उस टाइम पर कनाडा के और अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सब उनका शोषण कर रहे थे, जिस वजह से मूल निवासी बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर जो मूल निवासी थे उन्हें ना तो कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अधिकार प्राप्त था, ना ही कोई नागरिकता का, ना ही कोई स्वास्थ्य संबंधी अधिकार प्राप्त था, ना ही उन्हें किसी भी तरह की कोई भी सुविधा प्राप्त थी, जिसकी वजह से मूल निवासी जो थे बहुत बेकार जीवन जी रहे थे। फिर धीरे धीरे जो यूरोप के लोग थे उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मूल निवासियों के साथ इन्हें भी सम्मान से जीवन जीना चाहिए। उनके वो सोचने लगे कि ये भी एक तरीके से हमारे दोस्त हैं, इन्हें अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए। इसलिए यूरोप के लोगों की सरकार ने 1934 में एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट का नाम था इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये जो एक्ट था इसके अंदर इस तरीके से काम किया गया कि इस एक्ट के द्वारा जो मूल निवासी थे उन्हें ये अधिकार दे दिया गया कि वो अपनी ज़मीन को बेच भी सकते हैं किसी को भी, और किसी से भी कोई भी ज़मीन खरीद भी सकते हैं इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा ही जो मूल निवासी थे उन्हें नागरिकता प्रदान की गई कि वो जो है अपने देश के नागरिक हैं और यहाँ से उन्हें कोई भी नहीं भगा सकता है। ऐसा ही सब कुछ जो हुआ था, ये सब हुआ था मूल निवासियों के साथ, जो कि कनाडा के रहने वाले थे। कनाडा के मूल निवासियों से के साथ भी शुरुआत में बेकार व्यवहार किया जा रहा था, परंतु इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कनाडा के मूल निवासी। सरकार ने घोषणा करी थी कि जो आदिवासी हैं कनाडा के उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो आदिवासी थे वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध कर दिया, आंदोलन कर दिया, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा और एंड में आदिवासियों को भी बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए, नागरिकता से रिलेटेड और भी कई सारे अधिकार दिए गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मूल निवासियों ने अपनी आवाज़ उठाई, विरोध किए, आंदोलन किए, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा उनके आगे और उन्हें अधिकार देने पड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस क्या थी। इसने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति तथा परंपराओं को पुनर्जीवित करने में कैसे सहायता करी। तो दोस्तों जो ये द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस थी, ये जो थी एक व्याख्यान थी। व्याख्यान का मतलब होता है किसी टॉपिक पर कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता है किसी टॉपिक को, उसे कहते हैं व्याख्यान। तो एक व्यक्ति थे जो कि एक बहुत बड़े मानव शास्त्री रह चुके हैं, WEH स्टेनर उनका नाम है। इन्होंने व्याख्यान करी थी मूल निवासियों के बारे में, यानी कि मूल निवासियों के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी कि उनकी संस्कृति किस तरीके की मूल निवासी की, और मूल निवासी किस तरीके का जीवन जीते थे। इन्होंने मूल निवासियों के बारे में बताया कि वो किस तरीके का भोजन करते थे, किस तरीके के कपड़ों का वो प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से हमें मूल निवासियों के बारे में जानने में पता लगा। उन्होंने बताया कि मूल निवासी किस तरीके के जलवायु के बारे में जानते थे, जलवायु को समझ सकते थे, किस टाइम कौन सी ऋतु आती है, कौन सा समय आता है, कौन सा मौसम आता है। ये सारी की सारी जानकारी जो मूल निवासी जानते थे उनके बारे में बताया इन्होंने अपने व्याख्यान के अंदर। जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस व्याख्यान को लिखा है उन्होंने ये भी बताया था कि मूल निवासी की कथाएं क्या क्या हैं, उनके बारे में क्या क्या कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं, मूल निवासी किस तरीके से चित्रकारी करते थे, उनके हस्तशिल्प किस तरीके से थे, उनके कौशल कैसे थे, विशाल भंडार कौशलों के, उनके क्या क्या काम करते थे मूल निवासी। ये सारी बातें भी बताई गई हैं इनके व्याख्यान के अंदर।
उन्होंने बताया था कि इनके जो काम है वो बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाले हैं, क्योंकि मूल निवासी बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे। उनके अभिलेख जो थे उन्हें भी हमें सम्मान देना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इस तरीके से वो मेहनती थे और काम किया करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि मूल निवासी जो थे उनकी भी लिखने की अपनी कला थी, उनका तरीका था, जिसकी वजह से वो अपने इतिहास को लिखते थे और एक दूसरे को अपनी बातों को समझा सकते थे। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 का, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों की अपनी ज़मीन से बेदखली की समस्या का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। चिरोकी कबीले का विशेष रूप से उल्लेख कीजिए। यानी कि जब अंग्रेज लोग जो थे वो मूल निवासियों को उनकी ज़मीन पर सब बेदखल कर देते, उनकी ज़मीनें छीनने थे, उसके बारे में बताना आपको कि वो किस तरीके से उनकी ज़मीनों को छीन रहे थे। ये आपके चैप्टर का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। जो यूरोप के लोग थे वो धीरे धीरे अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की जगह पर कब्जा करते जा रहे थे और उन्हें हटाते जा रहे थे उनकी ज़मीन से। जो यूरोप के लोग थे वो मूल निवासियों के पास जाते और उनसे उनकी ज़मीनों की संधि कर लिया करते थे, जिसकी वजह से मूल निवासियों को अपनी ज़मीनें देनी पड़ती थी यूरोप के लोगों को। कई बार तो यूरोप के लोग जो है धोखे से उनकी ज़मीन जो है अपने नाम करवा लेते थे, जिसकी वजह से मूल निवासियों को अपनी ज़मीनों पर से हटना पड़ जाता था। कई बार ऐसा भी होता था यूरोप के लोग जो थे वो मूल निवासियों को शराब पिला देते थे, जिसकी वजह से शराब पीने के बाद मूल निवासी नशे में हो जाते थे और अपनी ज़मीनों को नशे में यूरोप के लोगों के नाम कर देते थे। कई बार यूरोप के लोग जो थे वो बल का भी प्रयोग करते थे। बल का प्रयोग यानी कि लड़ाई झगड़े से उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते थे। ऐसी एक कबीला भी था अमेरिका के अंदर जिसका नाम था चिरोकी कबीला। इस कबीले के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा होशियार थे, वो नहीं चाहते थे कि यूरोप के लोग उनकी किसी भी जगह पर कब्जा करें। जब यूरोप के लोग चिरोकी कबीले के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। उन्होंने एक निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला जो है ये एक विशिष्ट समुदाय है, इसके ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है, इसके अपने अधिकार हैं, लोग अपना स्वतंत्रपूर्वक जीवन जी सकते हैं, इसके मामले में यूरोप के लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मगर इसकी बात जो थी अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे जिनका नाम था एंड्रू जैक्सन, उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने यूरोप के लोगों को बल्कि और भड़का दिया कि वो कब्जा करें चिरोकी कबीले के ऊपर। इस तरीके यूरोप के लोग भड़क गए और उन्होंने चिरोकी कबीले को अपने नियंत्रण में ले लिया और उनके चिरोकी कबीले के लोगों को मार डाला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून खराब हुआ और बहुत ज़्यादा तबाही हुई। जो यूरोप के लोग जो थे वो ये भी कहते थे कि मूल निवासी जो है उन्हें उनकी ज़मीन पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जो मूल निवासी हैं वो बहुत ज़्यादा आलसी हैं, वो कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर नहीं है, वो बिल्कुल भी व्यापार भी नहीं करना चाहते हैं, वो ना ही मेहनत करते हैं, उन्हें अपनी शिल्प कौशल का भी प्रयोग करना नहीं आता कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्हें तो सही से कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है कि किस तरीके से अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, किस तरीके से अच्छा जीवन जिया जाता है। इस तरीके से वो कह रहे थे कि मूल निवासी जो अपनी भूमि के बारे में भी नहीं जानते हैं, किस तरीके भूमि को अच्छी तरीके से कृषि करके लाभ कमाया जा सकता है। वो कहते थे कि मूल निवासी बहुत ज़्यादा असभ हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है कि ये ज़मीन का उपयोग करें, क्योंकि ये ज़मीन के बारे में जानते ही नहीं हैं। और एक और रीज़न ये था मूल निवासियों को उनकी ज़मीन से हटाने का, जब भी अंग्रेज़ों को पता चलता किसी मूल निवासी की ज़मीन के नीचे तेल है, सोना है या शीशा है, तो मूल निवासी उस ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेते थे और उस इंसान को मार डालते थे, जिसकी वजह से मूल निवासी अपनी ज़मीन से बेदखल हो जाते थे। फिर जब मूल निवासी जो थे धीरे धीरे अपनी ज़मीन पर से हटाए जा रहे थे, तो यूरोप के लोगों ने देखा कि अब ये कहाँ जाएंगे, इनके लिए बिल्कुल सारी जगह जो है ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए यूरोप के लोगों ने अमेरिका का कुछ हिस्सा जो था मूल निवासियों के नाम कर दिया था। उस मूल निवासियों के उस जगह को कहा गया रिजर्वेशन या फिर आरक्षण, जिसके अंदर मूल निवासियों को रखा गया। इस जगह के बारे में मूल निवासी ना तो पहले कभी जानते थे, ना ही वो इस जगह पर कभी आए थे। उन्हें बेफालतू में बेवजह उनकी जगह पर से हटाकर इस जगह पर रहना पड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता है एग्जाम में। गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है, गोल्ड रश की कहाँ अमेरिका में हुई, औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसके अंदर एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं गोल्ड रश को। क्या हुआ था, जो अमेरिका की एक जगह है कैलिफोर्निया नाम की, अंग्रेज़ों को पता चला था कि कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा सोना है, उसकी ज़मीन के नीचे दबा हुआ है कैलिफोर्निया नाम की जगह के। तो यूरोप के लोग जो थे वो इसी लालच में सोना पाने के लिए अमेरिका बहुत पहुंच गए थे। वो बहुत बड़ी तादाद में यूरोप के लोग जो थे अमेरिका पहुंच गए थे ताकि कैलिफोर्निया नाम की जगह से सोने को निकाल सकें और बहुत ज़्यादा अमीर हो सकें। तो इसे ही कहा गया था गोल्ड रश। अब ये बताना आपको गोल्ड रश की वजह से औद्योगिकरण में कैसे वृद्धि हो गई, यानी कि फैक्ट्री क्यों बढ़ती चली गई जब गोल्ड रश आया। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो जब गोल्ड रश आया, लोगों को पता चला कि सोना है, तो सोने को पाने के बाद जो यूरोप के लोग थे वो अमीर होते चले गए। उन्होंने उद्योगों का विकास करना शुरू कर दिया। जब उद्योगों का विकास करा तो उनके माल को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, जिसके लिए यूरोप के अमेरिका के अंदर रेल लाइनों का निर्माण किया गया ताकि माल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। हज़ारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति करी गई, यानी कि फैक्ट्री और कारखानों में यूरोप के लोगों ने चीनी श्रमिकों को रखा, क्योंकि चीनी का श्रमिक जो थे वो बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा काम कर देते थे। और कई सारे उद्योग ऐसे भी बनाए गए जिनसे रेल के अंदर जो सामान लगता है वो सारा का सारा सामान उपलब्ध हो सकता था। यूरोप के लोग जो थे उन्होंने कृषि में भी रुचि लेना शुरू कर दिया और अमेरिका में आकर कृषि करने लग गए और नए नए यंत्रों का आविष्कार करा, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करा कृषि करने की, जिसकी वजह से कृषि में भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता चले गया। धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगर बढ़ते चले गए, उद्योगों की स्थापना होती जा रही थी, फैक्ट्रियाँ बढ़ती जा रही थी। और जब सब काम होते गए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी संचार व्यवस्था। संचार के अंदर एक दूसरे से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी कोई उद्योग अच्छी तरीके से चल सकता है। तो इस तरीके जैसे उद्योग बढ़ते जाते, फैक्ट्रियाँ बढ़ती जा रही थी, संचार साधनों का भी विकास होने लगा, संचार की भी नई नई टेक्नोलॉजी आने लग गई थी। तो ये था आपके औद्योगिक आपका गोल्ड रश का फुल वर्णन। इसे ही आपको सेम टू सेम 8 पॉइंट अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो आपको 8 में से 1 मार्क्स मिलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बाशिंदों को उनकी ज़मीन से बेदखल क्यों कर दिया गया, उसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं, यानी कि मूल निवासी को क्यों उनकी ज़मीन से हटाया गया। ये क्वेश्चन जो है रिपीट है, पहले भी हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब दोबारा से हम इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, मगर बस खाली क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप अलग है, परंतु इसके अंदर आंसर वही बताने हैं आपको। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आता है। तो मूल निवासी को बेदखल करने के तरीके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण था मूल निवासी को बेदखल करने का वो ये था, यूरोप के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने परिवार के अंदर छोटे बेटे थे। यूरोप के अंदर उन्हीं बेटों को संपत्ति दी जाती है जो बड़े होते हैं, परंतु छोटे लोग बच्चे जो थे अपने परिवार के यूरोप में वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि उन्हें उनकी संपत्ति नहीं मिल रही है। इसलिए उन्होंने क्या करा, वो अमेरिका आ गए और अमेरिका में आकर मूल निवासियों की जगह को कब्जा करते चले गए ताकि वो संपत्ति प्राप्त कर सकें और नई नई जगह अपने अंडर में ले सकें। यूरोप में ईसाई धर्म जो था वो भी 2 भागों में बट चुका था। ईसाई धर्म के कुछ अनुयायी ऐसे थे जो कि यूरोप में ही रहने लग गए, परंतु कुछ अनुयायी ऐसे थे जो कि वहाँ नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि हम अमेरिका पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो ईसाई धर्म के उन अनुयायियों ने क्या करा, उन्होंने मूल निवासियों को उनकी ज़मीन पर से हटा दिया और ख़ुद उनकी ज़मीन पर रहने लग गए। यूरोप के लोग जो थे वो कहते थे कि हम जो कर रहे हैं मूल निवासियों के साथ ये गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो मूल बाशिंदे जो हैं, जो मूल निवासी हैं, वो ज़मीन का उपयोग करना ही नहीं जानते कि ज़मीन को किस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो पढ़ लेते हैं आखिर बेदखल जो कर दिया उन्होंने तो उसके तरीके क्या थे। आपको इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जो तरीका था वो था धोखाधड़ी से ज़्यादा ज़मीन ले ली उनसे, क्योंकि मूल निवासी होते पढ़े लिखे तो थे नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि हम थोड़ी सी ज़मीन ले रहे हैं, परंतु थोड़ी के चक्कर में उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन मूल निवासियों से ले ली थी। यूरोप के लोग जो थे वो ऐसी फसलें उगाना चाहते थे अमेरिका के अंदर जिनका उत्पादन वो यूरोप में नहीं कर सकते थे, ताकि यूरोप में अमेरिका की फसलों को बेचा जा सके बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों में। पहले तो वो ख़रीद लेते थे यूरोप के लोग जो थे अमेरिका के लोगों से ज़मीन, परंतु बाद में वादा खिलाफ़ी करते थे, यानी कि वादा अपना पूरा नहीं करते थे, उन्हें धोखा दे देते थे और कई बार धोखे से समझौता करवा लेते थे उनकी ज़मीन को लेने के लिए।
और कई बार तो ज़बरदस्ती भी उन्हें उनकी ज़मीन पर से हटा देते थे मूल निवासियों की। कई बार जैसे कि चिरोकी कबीले के साथ हुआ, अमेरिकी फ़ौज का ही उन्होंने प्रयोग करा ताकि चिरोकी कबीले के लोगों से उनकी ज़मीन को छीना जा सके। जब यूरोप के लोगों को पता चलता था कि किसी की भी ज़मीन के अंदर मूल निवासी की सीसा है, सोना है या खनिज है, तो वो उस व्यक्ति की ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेते थे और उसे हटा देते थे उसकी ज़मीन पर से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सन 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जब मूल निवासी जो थे उनके साथ तो बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था, ना ही कोई उनके बारे में जानता था, परंतु 1970 के दशक में एक नई लहर आई जिसकी वजह से मूल निवासियों के बारे में जानने की चाहत जग गई लोगों के अंदर। तो क्या हुआ था, लोग जो थे जानना चाह रहे थे 1970 के दशक में कि मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के कैसे थे और किस तरीके से जीवन जी रहे थे। फिर 1970 के दशक में लोगों ने उन्हें सम्मान देना शुरू करा। लोगों ने सोचा कि इनकी संस्कृतियाँ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमें इनकी संस्कृतियों के बारे में जानना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जो थे वो प्रकृति के विषय में कैसे जानते थे, किस तरीके से जलवायु को किसी को पहचानते थे कि सर्दी है अब गर्मी है, किस टाइम बरसात का मौसम आ रहा है। उन्होंने जो लोग जो थे वो ये भी जानना चाहते थे अब 1970 के दशक में कि जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे वो कपड़ा किस तरीके से पहनते थे, उनकी सामान कैसे थे, चित्रकारी किस तरीके से करते थे, वो हाथ के जो उनके काम थे वो किस तरीके से अपने हाथ के कामों को निपटाया करते थे। जो लोग जो थे वो चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो अब लोग थे आज के टाइम के मॉडर्न ज़माने के लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं पुरानी संस्कृति के बारे में कि वो किस तरीके से अपना जीवन जीते थे। इसलिए ताकि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए कई सारी जगह पे विश्वविद्यालय खोले गए जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति के बारे में, रहन सहन के बारे में पढ़ाया गया। कई जगह पे संग्रहालय खोले गए यानी कि म्यूज़ियम खोले गए जहाँ पे मूल निवासियों के द्वारा किए गए कामों को, उनकी चित्रकारी को, उनके जितने भी डिज़ाइन थे, औजार वगैरह थे वो सारे दिखाए जाने लग गए संग्रहालयों के अंदर। मूल निवासी जो हैं उन्होंने भी अपना इतिहास लिखना शुरू कर दिया था कि वो उनका पूर्वजों का इतिहास क्या था और उनका आज का इतिहास क्या है। लोग जो थे अब मूल निवासियों की संस्कृति को आदर देने लग गए थे क्योंकि लोग जान चुके थे उनकी इतिहास के बारे में। अब मूल निवासियों को आदर दिया जाने लग गया कि वो जो है अपनी ज़मीन के साथ बचपन से जुड़े हुए हैं, उनका जन्म वहीं पे हुआ है और वो अपनी ज़मीन को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।